प्रिय विद्यार्थियों, मैं मंजुल वेंग दीक्षित, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय रूपबास। जैसा कि आपको विदित है कि हम बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन कर रहे हैं और उसके अंतर्गत हमने पिछले चैप्टर में या पिछली क्लास में लोकसभा के बारे में अध्ययन किया था और लोकसभा की उपयोगिता के बारे में भी अध्ययन किया था। आज के अध्याय में हम विधि का शासन का अध्ययन करेंगे और साथ ही विधि के शासन का अर्थ और डाइसी के अनुसार विधि के शासन पर क्या विचार हैं उसका भी हम अध्ययन करेंगे। विधि का शासन राजनीति विज्ञान में एक प्रमुख चैप्टर है, इसलिए इसका अध्ययन राजनीति विज्ञान में इम्पोर्टेंट अध्ययन है। साथ ही विधि का शासन हमें शासन व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए इस बारे में भी दिशा निर्देश देता है और विधि के शासन का महत्व भी बताता है। विधि का शासन ब्रिटिश शासन प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता है और लंबे संघर्ष का परिणाम है जो ब्रिटिश जनता ने सैकड़ों वर्ष तक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्राप्त किया है। ब्रिटिश शासन प्रणाली में निरंकुश प्रभुता और स्वेच्छता के लिए कोई स्थान नहीं है। वस्तुतः यहाँ विधि का शासन है, प्रत्येक व्यक्ति विधि के अधीन है तथा न्यायपालिका स्वाधीन है। इंग्लैंड में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा विधि के शासन द्वारा ही होती है। ब्रिटिश नागरिक उसे अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का रक्षा कवच मानते हैं। आइए अब हम विधि के शासन का अर्थ डाइसी के अनुसार पढ़ते हैं। डाइसी एक महान विचारक हुए हैं। उन्होंने 19वीं शताब्दी में एक ग्रंथ या एक पुस्तक या एक रचना लिखी जिसका नाम लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और इस पुस्तक में या इस ग्रंथ में उन्होंने विधि के शासन का वर्णन किया है। साथ ही अन्य विचारकों जैसे एंसन, जेनिंग्स, वेड एवं फिलिप्स आदि ने भी विधि के शासन की अवधारणा की व्याख्या की है, लेकिन इन सब में डाइसी की व्याख्या उत्कृष्ट एवं सर्वोत्तम मानी जाती है। डाइसी के अनुसार विधि के शासन से हमारा तात्पर्य केवल यही नहीं है कि हम में कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, परंतु ये भी है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे उसका पद या उसकी अवस्था कुछ भी हो, राज्य की साधारण विधि के अधीन है और साधारण न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है। विधि का शासन ब्रिटिश शासन के मूल में स्थित है। यही इस कारण नहीं है कि संविधान द्वारा इसकी गारंटी दी गई है, बल्कि इस कारण है कि संविधान का क्रमिक विकास इसकी अविरल मान्यता के आधार पर हुआ है। जैसा कि डाइसी का कथन है, वे नियम जो कि अन्य राज्यों में स्वाभाविक संवैधानिक संहिताओं के अंग होते हैं, अंग्रेजी भाषावाही राज्यों में व्यक्तियों के न्यायालयों द्वारा परिभाषित और प्रवर्तित अधिकारों के स्रोत न होकर उसके परिणाम होते हैं। आइए अब हम डाइसी के अनुसार विधि के शासन की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। डाइसी के अनुसार विधि के शासन में 3 बातें स्पष्ट हैं। नंबर 1, बिना अपराध के दंडित नहीं किया जाना। डाइसी के अनुसार किसी व्यक्ति को जब तक दंडित नहीं किया जा सकता और न उसके शरीर या संपत्ति को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाई जा सकती है, जब तक कि उसने कानून का उल्लंघन न किया हो और यदि किसी साधारण न्यायालय द्वारा
साधारण ढंग से साबित न किया गया हो। दूसरा, कोई भी व्यक्ति कानून से परे नहीं है। डाइसी के अनुसार विधि के शासन का अर्थ विधि के समक्ष समता भी है। कोई भी व्यक्ति विधि से परे या उसके ऊपर नहीं है। डाइसी के शब्दों में प्रधानमंत्री से लेकर एक साधारण सिपाही या कर संग्रहकर्ता तक सभी व्यक्ति गैर कानूनी कार्यों के लिए उतने ही उत्तरदायी हैं जितना कोई अन्य नागरिक। अर्थात छोटे व्यक्ति से लेकर प्रधानमंत्री तक सब पर एक ही कानून लागू होता है। केवल सम्राट इसका अपवाद है, क्योंकि प्राय ये कहा जाता है कि सम्राट कोई गलती नहीं करता है। डाइसी के अनुसार यह अपवाद भी इसलिए है क्योंकि सम्राट द्वारा मंत्रियों के परामर्श से कार्य करता है और मंत्रीगण देश के सामान्य कानूनों के अधीन है। डाइसी को इस बात पर बड़ा गर्व है कि इंग्लैंड में फ्रांस की तरह प्रशासनिक न्यायालय की स्थापित नहीं किया जाता है। फ्रांस के किसी भी सरकारी कर्मचारी ने यदि कानून के विरुद्ध कोई कार्य किया है तो उसका निर्णय प्रशासकीय विधि के तहत प्रशासकीय न्यायालयों में किया जाता है, जबकि इंग्लैंड में सभी मुकदमे एक ही तरह के न्यायालयों में चलाए जाते हैं। नंबर 3, डाइसी के अनुसार इंग्लैंड में संविधान के सामान्य सिद्धांत न्यायिक निर्णयों के परिणाम हैं। विधि के शासन का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि संविधान के मूल सिद्धांत उन न्यायिक निर्णयों पर आधारित हैं जो न्यायालय द्वारा नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए किए गए हैं। न्यायालयों के सामने समय समय पर ऐसे विवाद आए हैं जिनमें प्रमुख मुद्दे ये थे कि नागरिक किन परिस्थितियों में सरकार के विरुद्ध मुकदमे दायर कर सकते हैं और पुलिसमैन कब और क्यों किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है तथा किसी जनसभा की कार्रवाई किन परिस्थितियों में भंग की जा सकती है। न्यायालय ने जो निर्णय दिए उनसे जन अधिकारों का स्वरूप स्पष्ट हुआ और साथ ही कुछ नए अधिकारों को मान्यता भी मिली। इस प्रकार डाइसी ने संविधान की विधि या लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में विधि के शासन के उपरोक्त 3 पक्षों पर विस्तृत प्रभाव डाला है और ये तीनों विशेषताएं उत्कृष्ट विशेषता है और डाइसी के विचार विधि के शासन को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं। इस प्रकार यदि हम सारांश रूप में कहें तो पहला सिद्धांत नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है। यही कार्यपालिका को स्वेच्छाचारी बनने से रोकता है। दूसरा सिद्धांत देश में पूर्ण कानूनी समानता स्थापित करता है। सभी नागरिक, चाहे वे साधारण व्यक्ति हो या सरकारी कर्मचारी, देश की साधारण विधि के अधीन हैं और उन पर लगाए गए आरोपों की सुनवाई साधारण न्यायालयों द्वारा ही होती है। यह पद्धति यूरोप के कुछ देशों, विशेषकर फ्रांस से प्रचलित प्रशासकीय विधि पद्धति का उल्टा है। तीसरा सिद्धांत इस बात की ओर इंगित करता है कि भारत और अमेरिका के विपरीत ग्रेट ब्रिटेन में संवैधानिक नागरिकों को मूल अधिकारों की लिखित गारंटी में नहीं देता, फिर भी इंग्लैंड में नागरिकों को अधिकतम स्वतंत्रता प्राप्त है। इसका श्रेय उस देश के न्यायिक निर्णयों को जाता है। न्यायालयों के अधिकतम या महत्वपूर्ण निर्णय संविधान के अंग बन जाते हैं। इस प्रकार संविधान नागरिकों के अधिकारों का स्रोत न होकर परिणाम होता है। इस प्रकार हम विधि के शासन को डाइसी के विचारों में प्रकट कर सकते हैं और विधि के शासन की उपरोक्त परिभाषाएं और विशेषताओं का वर्णन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य विचारक जेम्स ने भी डाइसी के तरह ही विधि के शासन पर अपने विचार प्रकट किए हैं। उनके अनुसार विधि के शासन की अवधारणा को विश्लेषण करते हुए जेनिंग्स ने डाइसी की व्याख्या में कई कमियां निकाली है, जो इस प्रकार है कि डाइसी की पहली मान्यता यह है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जाए जब तक कि उसने किसी कानून को भंग नहीं किया हो। इस संबंध में जेनिंग्स का कहना है कि निरंकुश से निरंकुश शासक भी अपनी शक्तियाँ कानूनों से ही प्राप्त करता है, चाहे वो लुई 14वां हो या नेपोलियन प्रथम या हिटलर या मुसोलिनी ने बहुत से अत्याचारी कानून बनाए और उनके तहत लोगों को दंडित किया। तो क्या इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उनके शासनकाल में कानून या विधि का शासन था? इसके अतिरिक्त इंग्लैंड में भी सरकार विवेकाधिकारों का उपयोग करती है। युद्ध काल में लोगों की संपत्ति जब्त कर ली जाती है तथा शांति काल में यह भी संभव है कि सार्वजनिक उपयोग के लिए किसी की भूमि हस्तगत भी कर ली जाए।
इसके अतिरिक्त डाइसी की दूसरी मान्यता विधि के समक्ष समानता है, जिसका भी जेनिंग्स ने खंडन किया है। जेनिंग्स के अनुसार किन्हीं विशेष कारणों से नागरिकों के साथ पक्षपात किए जाने का हम बुरा नहीं मान सकते। महिलाओं, बच्चों और पिछड़े वर्गों के लिए सरकार कुछ विशेष सुविधाएं जुटा सकती है। जहां तक फ्रांस के प्रशासकीय न्यायालयों का प्रश्न है, उनकी कार्यप्रणाली अन्यायपूर्ण नहीं मानी जा सकती। C.K. एलन ने स्पष्ट लिखा है कि फ्रांस में सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध साधारण नागरिकों को दिए गए उपचार इंग्लैंड की अपेक्षा अधिक सुगम, अधिक शीघ्रगामी और बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। इसके अतिरिक्त डाइसी की अन्य तीसरी मान्यता के अनुसार इंग्लैंड में संविधान के सामान्य सिद्धांत न्यायिक निर्णयों के परिणाम हैं। इसका भी जेनिंग्स खंडन करते हैं। उनके अनुसार ब्रिटिश संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत न्यायालयों के निर्णय हैं। तो जेनिंग्स कहते हैं कि कई ऐसी विशेषताएं हैं जिनका न्यायिक निर्णयों से कोई संबंध नहीं है, जैसे ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत, सम्राट और प्रधानमंत्री के संबंध तथा राज सिंहासन के उत्तराधिकार का मामला। और जहाँ तक संसद की सर्वोच्चता का प्रश्न है, उसका निर्णय गृह युद्ध की घटनाओं ने किया, न्यायालयों ने नहीं। इसी प्रकार उत्तराधिकार का मामला 1701 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट ने तय किया, न्यायालय के किसी निर्णय ने नहीं। अतः डाइसी का विचार यह भी गलत है कि संवैधानिक सिद्धांतों का जन्म न्यायिक निर्णयों से होता है। इस प्रकार डाइसी की मान्यताओं को खंडन करने के बाद जेनिंग्स ने विधि के शासन में निम्न 3 अर्थ प्रदान किए। नंबर 1, ऐसी संविधान सरकार जो तानाशाही व्यवस्था से सर्वथा भिन्न हो। नंबर 2, बराबर बारों के लिए एक से कानून हो, अर्थात समता से अभिप्राय केवल यह है कि बराबर बारों के लिए एक से कानून हो और उन्हें समान रूप से लागू किया जाए। नंबर 3, सरकार सामाजिक एवं आर्थिक सुधार लाने के लिए वचनबद्ध है। जेनिंग के अनुसार डाइसी 19वीं शताब्दी का एक उदार विचारक था। वह हस्तक्षेप नीति में विश्वास करता था और उसे निर्धनता और रोग निवारण की उतनी चिंता नहीं थी जितनी व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा की। यही कारण है कि वह सरकार की शक्तियों को एक शंकालु की नज़र से दिखता था और केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ही बात करता था। किंतु अब स्थितियाँ बदल चुकी है और हस्तक्षेप के स्थान पर समाजवाद और लोक कल्याणकार की चर्चा सुनने को मिलती है। अतः निर्धनता, अशिक्षा और रोग निवारण के लिए सरकार यदि विवेक अधिकारों का प्रयोग भी करे तो उन्हें कानून के शासन के विरुद्ध नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार आज के चैप्टर में हमने विधि के शासन का अध्ययन किया और जेनिंग्स के अनुसार हमने विधि का शासन का अध्ययन किया। अगले चैप्टर में या कल के अध्याय में हम ब्रिटेन के संविधान के बारे में पढ़ेंगे या ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में क्या क्या विशेषता है या किन किन बातों का समावेश है, हम उनका अध्ययन आरंभ करेंगे और ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं का भी अध्ययन आगे के चैप्टर में करेंगे। धन्यवाद।